पाबंद हैं, लेकिन अगर आप गौर करें ये जो तीनों हॉस्पिटल्स हैं, NICVD हो, NICH हो या JPMC हो, जब ये वफाकी हुकूमत के पास थे इनकी सूरत और हालत क्या थी, और आज जब सूबाई हुकूमत इनको देख रही है तो इसमें कितनी तब्दीली और बेहतरी आई है। मैं समझता हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से शायद सूबाई हुकूमत पर इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सूबे के जो लोग हैं जो इन हॉस्पिटल से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, जिनको एक अच्छी इलाज की सहूलत मिल रही है, अल्लाह न करे उसमें शायद कोई कमी आ सकती है। इसलिए कि जब ये NICVD वफाक के पास था तो इसका बजट जो था वो 70 करोड़ रुपये था सालाना, और सिंध हुकूमत इस वक्त 13 अरब रुपए इसके ऊपर लगा रही है। इस वक्त वफाकी हुकूमत की जो माली हालत है वो सबके सामने है, तो मैं नहीं समझता कि उनके पास ना उनकी प्रायोरिटी होगी और ना उनके पास इतने वसाइल होंगे, ना वो इतना पैसा देना चाहेंगे कि इन इदारों को उस सतह पर चलाया जा सके जहाँ पर सिंध हुकूमत ने उनको पहुँचा दिया है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर देखें वो बहुत बेहतर हुआ है, वहाँ पर इलाज मुआलजे की जो सहूलतें वो बहुत बेहतर हुई हैं, और वहाँ पर जो पेशेंट्स का नंबर था जो आज से जब भी वफाकी हुकूमत के पास थे उस वक्त कितने आते थे और आज कितने आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये जो फ़ैसला आया है ये हुकूमत या पीपल्स पार्टी की ज़ात पे तो शायद कम असर करेगा, हमें बिल्कुल असर इस तरह से होगा कि हमारे लोग मुतासर होंगे, लेकिन जो बराह रास्त मुतासर होंगे इससे वो सूबे के लोग होंगे, बल्कि शायद इस सूबे से बाहर से आने वाले लोग जो NICVD कराची में आकर अपना इलाज करवाते हैं या NICH में आते हैं, JPMC में आते हैं, बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद आती है, साउथ पंजाब से बहुत बड़ी तादाद आती है, वो शायद बेचारे ज़्यादा परेशान होंगे। और अगर खुर्रम जमान साहब जितना पैसा सिंध हुकूमत इन पर लगा रही है उससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ये खुशी की बात है। कॉल की गई थी अमन फाउंड। ये हो नहीं सकता कि अगर एक इदारे के अंदर भाई और बहन बैठे हुए हों साथ, और अगर कोई इल्ज़ाम उनकी सिस्टर के ऊपर आ तो भाई कह रहा है मेरा ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर तो आप पता नहीं हमारे उन लोगों पर भी इल्ज़ाम लगा देते जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता किसी तरह से। तो जिस तरह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ लगने वाले इल्ज़ामात पर JIT बनाई गई, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करवाई गई, इसी तरह अलीमा खान साहिबा की जो जायदाद बेनकाब हो रही है जो सामने आ रही है, JIT बनाई जाए, अपोजिशन के मेंबर्स को उस JIT के अंदर शामिल किया जाए ताकि हम इस कौम को ये बता सकें कि ये जो साफ़ और शफाफ चेहरे आपके सामने हैं ये बहुत ज़्यादा मकरूह हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा चोरी की है और ज़कात और फ़ितरे के पैसे से ज़ाती जायदादें बनाई हैं। रज़ा रब्बानी साहब इस वक्त निशाने पर हैं तहरीक इंसाफ के, और उनके मुतालिक कहा गया है कि 27 साल से सेनेटर बन रहे हैं, कहने को मजदूर रहनुमा कहते हैं अपने आप को, लेकिन बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं। इन टाइटल नहीं होने के बावजूद मिनिस्टर कॉलोनी के अंदर 27 साल से वो रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? वो अपनी तनकीद की वजह से मशहूर हैं और वो तनकीद जिन इदारों पर करते हैं, उनकी तरफ बात ये है कि मुझे तो हैरत होती है कि ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और इनको ये नहीं पता कि जो MNAs और सेनेटर्स होते हैं, मैं जैसे मुंतखब हुआ सेनेट में तो मेरा ताल्लुक़ सूबा सिंध से था, तो जब मुझे ट्रैवल करना होता है तो जो मुझे टिकट मिलते हैं वो बिज़नेस क्लास के मिलते हैं, बिज़नेस क्लास के टिकट मिलते हैं, लेकिन उन टिकट्स की तादाद महदूद होती है, तो मैं वो टिकट्स कन्वर्ट करवा लेता था इकोनॉमी में और मैं इकोनॉमी में सफ़र करता था, लेकिन मेरी इंटाइटलमेंट और मेरा जो टिकट था वो बिज़नेस क्लास का ही हुआ करता था। तो रज़ा रब्बानी साहब भी सेनेट के मेंबर हैं, उनको जो टिकट मिलते हैं वो बिज़नेस क्लास के मिलते हैं। अब किसी की मर्ज़ी है, अब मुमकिन है कभी कोई नशिस्त इकोनॉमी में ना हो तो वो कर लेते हो, तो इंटाइटलमेंट है उनकी और उस पर सफ़र करते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता वो किस मिनिस्टर्स कॉलोनी के घर की बात कर रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब पार्लियामेंट लॉजेस के A ब्लॉक में एक अपार्टमेंट में रहा करते थे जब मैं सेनेट में था। जब वो चेयरमैन सेनेट बने तो उसके बाद उनको एक घर मिला, उससे पहले वो वज़ीर थे तब उनके पास वहाँ एक घर था, लेकिन जब वो वहाँ से किसी ऐसे ओहदे से हटते थे जब जहाँ उनकी इंटाइटलमेंट नहीं थी, तो वापस वो अपार्टमेंट के अंदर आ जाते थे। तो मैंने ख़ुद उनको फ्लैट के अंदर रहते हुए देखा है, और मैं समझता हूँ कि रज़ा रब्बानी साहब की जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर तो शायद उनके सख्त तरीन मुखालिफिन हैं वो भी उंगली नहीं उठाते हैं। इनको शायद मरोड़ कुछ पेट में और है, जो हम कहते हैं ना कि 18वीं तरमीम जो है इनको खाई जा रही है। जब तक ये रज़ा रब्बानी को अटैक नहीं करेंगे 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये बोल नहीं सकते। तो 18वीं तरमीम इनके निशाने पर है, तो हर उस शख्स को ये निशाना बनाएंगे जो 18वीं तरमीम का दिफा करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जुर्म क्या है? 18वीं तरमीम को कहता है कि मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। मुराद अली शाह का जुर्म क्या है? वो ये कहता है कि 18वीं तरमीम को जो है हम बिल्कुल नहीं ख़त्म होने देंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्या कहा
कि जी मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें सूबों को हुकूक दिए हैं। तो असल मकसद जो है वो 18वीं तरमीम है, और 18वीं तरमीम के लिए आवाज़ उठाने वाला हर शख्स, हर फर्द इस PTI के नायल वजीरों के निशाने पर होगा। अच्छा सईद भाई, आप लोग कहते हैं कि तकरीबन 90 अरब से ज़ायद जो है वफाक ने नहीं दिए हैं आप लोगों को, तो वो मशीन ने, एक सुनाई सिलाई मशीन जो है वो दरियाफ्त हुई है, वो अरबों रुपए बनाती है। तो 2-4 मशीनें कहीं खरीद लें, कोई उसका इंकशाफ हुआ है, क्या कहेंगे? ये वो सिलाई मशीनें, बुरान खत्म हो जाएगा। वो जो सिलाई मशीनें बनी हैं वो सिर्फ इमरान खान और अलीमा खान साहब के लिए हैं, वो ख़ास फार्मूला है, उन्हीं के पास है वो। बाकी जो सिलाई मशीन आप और हम लेंगे ना, वो बस कपड़े ही सिएगी, पैसे नहीं निकालेगी। से काफ़ी लोग नालाएं परेशान हैं, आधा लियारी आपका डूब चुका है सीवरेज के पानी में। वहाँ के वकीलों ने बल्कि BP के रहनुमाओं ने ही मुकामी वज़ीर आज़म का घेराव करने या एहतजाज करने का अंदिया दे दिया है। कब उनको निजात मिलेगी? और दूसरी बात ये, गुज़िश्ता रोज़ सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी से कुछ अफसरान ने, इंजीनियर्स ने एहतजाज किया तो उनको मुअत्तल कर दिया गया। क्या एहतजाज करना के बाद मुअत्तल करना दुरुस्त है? देखिए, पहली बात यह है कि वजारत बल्दियात से लोग नाला हैं, उनका हक़ है, और मैं समझता हूँ कि ये वजारत ऐसी है कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल ये ऐसे मसाइल हैं, हम हल करते भी जाएंगे तो नए नए मसाइल पैदा होते जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम इशूज़ को एड्रेस करें और जो शिकायत हैं उसको दूर करें। जहाँ तक बिल्डिंग कंट्रोल की बात है, वहाँ मैं नहीं समझता कि एहतजाज की बिना पर किसी को सस्पेंड किया गया है। उसकी तफसीलात अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फराहमी कर दूंगा। शिकायत कोई और थी जिन साहब को मुअत्तल किया गया उनके खिलाफ। वज़ीर आला सिंध को हटाने की बुनियाद रखी गई है, यहाँ से फवाद चौधरी ने भी ऐलान किया है। सही भाई ये बताएं कि गुब्बारे से हवा निकालने की बातें हो रही थी, हवा फवाद चौधरी की निकली या हुकूमत की निकली? अच्छा, वो एक पिन का भी जिक्र कर रहे थे यार। देखिए, मैंने अभी आपको एक किस्सा बताया ना कि एक यहाँ पे शोशा छोड़ा और वहाँ से PMLQ ने एक ट्वीट किया। उस एक ट्वीट से जिस गुब्बारे की हवा निकल जाती हो, उसके लिए पिन की क्या जरूरत है आपको? अच्छा, बलोच सरदार भी राजी हो गए? कितने पे? पुरानी तनख्वाह पे या क्या? कोई नया? कोई नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, तमाम हमारे जो पार्टियों के रहनुमा हैं काबिल एहतराम हैं, और हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो अपने सियासी फ़ैसले आज़ादी के साथ करे। तो अगर कोई सियासी जमात कोई फ़ैसला करती है तो यकीनन उसकी वजूहात वो ख़ुद बयान करेंगे। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों से ज़्यादा जो अहम बात यह है कि वो लोग जो सुबह शाम PTI और इमरान खान के गुन गाते थे, आज वो इमरान खान और PTI के लिए क्या कह रहे हैं, उनके लिए यही काफ़ी है। अच्छा, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो बात जो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि ये नाअहल हैं, इनके अंदर सलाहियत नहीं है, ये मुल्क तो क्या अपनी जमात नहीं चला पाते हैं, अब उनके पास जब मुल्क आएगा तो अल्लाह रहम करे बहुत नुकसान होगा। अच्छा, आज लोग ये बात के मुतालबात माने गए हैं। सईद भाई क्या कहेंगे? बंद दफातर खुल रहे हैं। सिंध हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं कर रही, जिसकी वजह से वफाक में काम नहीं कर पा रहे, और तरक्याती जो मंसूबे वफाक के, इसीलिए जो है वो तातुल का शिकार है। इस पर आप क्या कहेंगे? गवर्नर सिंध अगर आइन में दिए गए गवर्नर के दायरे के अंदर रहकर काम करेंगे तो हम उनसे शायद 2 कदम आगे चलेंगे। अच्छा, लेकिन अगर गवर्नर साहब अपने आइन में दिए गए दायरे कार से 1 कदम भी बाहर निकालेंगे, हम उनके उस कदम को दोबारा उस दायरे के अंदर रखेंगे। तो बहरहाल ये गवर्नर साहब पर है कि वो आइन के अंदर दिए गए अपने इख्तियारात के दायरे में काम करना चाहते हैं या उससे बाहर निकल कर काम करना चाहते हैं। सूबा सिंध की हुकूमत का वाज़े मौक़िफ़ है कि हम किसी आइनी ओहदेदार को गैर आइनी इक़दामात करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत के हैं, जो इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के हैं, जो इख्तियारात कैबिनेट के हैं, वो वही इस्तेमाल करेंगे, वो कोई और शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा सईद भाई मुत्तहिदा के मुतालबात, अहम मुतालबात कल जो है मानने का अंदिया दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से। दफातर खुल जाएंगे, उनके जो अंदर हैं कारकुनान जिन पर केसेस बने हैं, संगीन किस्म के केसेस हैं, उनको निकाला जाएगा। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात आपके थे? अमन फिर सही वही रहेगा या क्या गड़बड़ होगी, क्या होगा? देखें, अगर तो कोई ऐसे फ़ैसले जो अदालतों के ज़िम्मे हैं उनकी यकीन दहानी वज़ीर आज़म करा के गए तो मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे उन चीज़ों पर। बाकी इस किस्म के तमाम इशूज़ जो हैं वो सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर आज़म साहब उनको वजारत दे सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब उनके डेवलपमेंट के फ़ंड्स कोई वफाकी हुकूमत से दिलवा सकते हैं, शायद वो कर लें। बाकी जो सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में मसाइल हैं, उनके मामलात हैं,
उसमें वज़ीर-ए-आज़म कुछ नहीं कर सकते। पार्टी के दरमियान कुछ वर्किंग रिलेशनशिप बनी है, लेकिन कहते हैं कि फौजी अदालतों के क़याम के मामले पर जाओ अब भी इख्तिलाफ़ात है, इस हवाले से कोई पार्टी का दोनों को कोई मौक़िफ़ सामने? देखिए, मुख्तलिफ़ अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ राब्ते होने का ये मतलब कतई नहीं है कि हम हर इशू पर जो है वो एक आवाज़ हो जाएं। फ़ौजी अदालतों पर मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अभी उस पर बातचीत होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वाज़े तौर पर ये कह चुकी है कि फ़ौजी अदालतों की हम हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर अब कोई कंसेंसस अपोजिशन में बनता है तो पीपल्स पार्टी को अपने फ़ैसले को अगर रिव्यू करना होगा तो दोबारा सीसी में जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त जो लोगों की सोच है वो फ़ौजी अदालतों के हक़ में नहीं है। अपोजिशन जो जमा हो रही है वो भी कह रही है कि हुकूमत या तो खुद गिर जाएगी या अपनी हलकों से गिर जाएगी, हम साजिश नहीं करेंगे, और जमा भी हो रहे हैं। और उधर से हुकूमत ये कह रही है कि जो मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है किसी दूसरे सूबे में तो हम वो गिरा देंगे। एक दूसरे को गिराने की बातें ज़रूर हो रही हैं। क्या आप समझते हैं कि कितनी जल्दी हुकूमत गिरना कोई जमहूरियत के लिए कोई नेक शगुन होगा, या देखें और आगे कुछ देख रहे हैं कि कोई ऐसी कुव्वत है कि जो दोबारा कूदिता की तरफ जा रही है और फिर कुछ नया होने वाला कितने में? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मेरी ज़ाती राय में इस हुकूमत को हमें टाइम देना चाहिए ताकि ये अपनी कब्र भी खुद खोदें और ख़ुद ही उसके अंदर लेट भी जाएं, खुद ही अपने ऊपर मिट्टी भी डाल दें। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं इसको करने की। कितना टाइम देंगे? ये नहीं, देखिए, जिन लोगों को ये ख्वाब दिखाए गए थे ना कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए इनकी इलेक्शन मुहिम में दिए थे और बड़े पता नहीं क्या क्या सोच समझ के दिए थे, आज वो रो रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा था या जिन्होंने दिखाया था वो ज़रा थोड़ा उसका मज़ा ले लें। अगर ये अभी इनको गिराने की हमने कोशिश की अपोजिशन ने और गिराने में कामयाबी हो जाएंगे तो शायद ये फिर मजलूम बनेंगे और कहेंगे कि जी हमने तो देखें कोशिश की थी, हमें करने नहीं दिया। ये चलें, जब तक चल सकते हैं, लेकिन इनका हाल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, ये अपने जिस्म पर कुल्हाड़े मार रहे हैं। सजनी साहब ये बताइएगा, सजनी साहब यहाँ इतना इजलास किया, तमाम महकमों ने ब्रीफिंग दी, एक ही मिला है ना यार, खेलो बचियात के हवाले से, दीगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से, सियासी के हवाले से बेहतर सूरत नहीं है। सोशल मीडिया के देख सकते हैं। देखें, एक बात जहन में रखें कि कभी भी कोई महकमा ये दावा कतई नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट का, कि हमने 100% मसले हल कर दिए हैं और अब किसी गली के अंदर कोई गटर भी बंद नहीं है, या अब कोई गली ऐसी नहीं है जिसके अंदर पीने का पानी ना आ रहा हो। कहीं ना कहीं मसले मसाइल रहते हैं, हम उनको हल करते रहें। ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ था शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ के ज़ियालुब के बेटे हैं, तो माजी में गलत रहे हैं या आज वो गलत हैं या बात? देखें, हमने कोई शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मान लिया है। वो नून लीग के लीडर हैं और नून लीग के लोग ही उनको अपना लीडर मानते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, जिस तरफ वफाकी हुकूमत इस मुल्क की मईशत को लेके जा रही है, इस मुल्क में 18वीं तरमीम के ज़रिए जो सूबों को हुकूक मिले उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से साजिशें हो रही हैं, इस मुल्क में जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की जो कोशिशें हो रही हैं, इस मुल्क में पार्लियामेंट को जिस तरह से वो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने इन मकासद के हासिल करने के लिए वो इकट्ठे हों। अब हमारे जो नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं और वो रहेंगे। सूबाई वज़ीर सईद खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें आगे।